नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कहानीकार अमरकांत कथ्य और शिल्प भाग 4 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। पिछले वक्तव्य में हम बात कर रहे थे अमरकांत जी की बहुचर्चित कहानी दोपहर का भोजन के विषय में। हमने कथानक के विषय में बात की, पात्रों के विषय में बात की और हमने ये जाना कि हर पात्र इस कहानी का स्वयं को परिवार की दयनीय अवस्था के लिए उत्तरदायी मान रहा है और इसीलिए वो अपनी निर्धनता के ऊपर झुंझुलाता नहीं है, किस्मत पर भरोसा रखता है, दूसरे को दोषी नहीं ठहराता, एक दूसरे का साथ देता है, उत्साह बढ़ाता है। पात्रों में मनोगत उलझनों को सुलझाने के लिए लेखक किसी भी प्रकार का दार्शनिक चिंतन अभिव्यक्त नहीं करते हैं। उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को, उठापटक को उसकी यथार्थता के साथ अमरकांत जी ने इस कहानी में लिपिबद्ध किया है। इस कहानी के में हमें जीवन की चुनौतियां दिखाई देती हैं। पात्र उन चुनौतियों को स्वीकार करता है और अपने जीवन में आई स्थितियों को बदलने के लिए प्रयास कर रहा है। रामचंद्र प्रूफ रीडरी करता है जिससे सबको कम से कम रोटी, पनियाली दाल और चटनी के बराबर तरकारी मिल सके। मोहन ये जानते हुए कि उसके जैसी कम योग्यता वाला बच्चा अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी पढ़ाई के नाम पर नौकरी तलाशने के लिए दर दर भटकता रहता है। सिद्धेश्वरी पति और पुत्रों की मानसिकता से, उनकी दुविधा से परिचित है और इसीलिए वो सबको समेटने का प्रयास करती है। उसे इस बात का दुख है कि कहाँ स्त्री को अन्नपूर्णा कहा जाता है, पर वह अपने परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं दे पा रही। पात्र जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अमर्यादित भी नहीं होते, नैतिकता के साथ ईमानदारी से अपने दायित्वों का पालन करने का प्रयास करते हैं। वो अपने लिए इंद्रधनुषी रंगों की कल्पना नहीं कर रहे हैं। उनके लिए केवल एक समय का भोजन उपलब्ध करना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। स्पष्ट है कि विकृत सामाजिक व्यवस्था में मानवीय मूल्य लगातार ध्वस्त होते जा रहे हैं और मनुष्य धीरे धीरे अपनी स्थितियों से इतना अभ्यस्त होता जा रहा है कि वो उन स्थितियों को यथावत स्वीकार कर लेता है। लेखक का मंतव्य स्पष्ट ना होकर व्यंजित है। इस कहानी के माध्यम से अमरकांत जी ये बताना चाहते हैं कि व्यवस्था के कारण गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है और ये सामाजिक व्यवस्था अमीर को और अधिक अमीर बना रही है। यथार्थता और मार्मिकता, इन दोनों ही दृष्टियों से अगर हम देखें तो ये कहानी अमरकांत जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी है। अमरकांत जी की दूसरी कहानी जिसने अपने पाठकों पर अपना गहरा प्रभाव अंकित किया
वो है जिंदगी और जोंक। जोंक एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जो मवेशियों के पैरों पे चिपक जाता है, उनका रक्त चूसता है और उसे बलात् खींचकर निकालना पड़ता है। अमरकांत ने मौत का कार्ड शीर्षक से इस कहानी को संकेत पत्र में प्रकाशन के लिए भेजा था। अश्क जी ने प्रकाशन से पूर्व अमरकांत जी की स्वीकृति ली और इस कहानी के अंत की कुछ पंक्तियों को बदलने के साथ साथ उन्होंने इस कहानी के शीर्षक को भी बदलकर जिंदगी और जोंक कर दिया। अश्क जी के अनुसार इस कहानी के एक गुण को यह नाम संकेतित करता है और मैंने यह नाम दिया है तो उसके माध्यम से उस गुण की ओर संकेत किया है। अमरकांत रुग्णावस्था से उबरते हुए अपने छोटे भाई केदार जी के घर बलिया चले गए थे। बेकारी ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया था, पर जीने की जिजीविषा और लिखने की ललक ये अंत तक उनके अंदर विद्यमान रही। कहानी पत्रिका में अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता का विज्ञापन देखकर उन्होंने उसमें अपनी कहानी भेजने का निर्णय किया। उनकी पहली कहानी 10-12 दिनों में रजुआ पर लिखी, जो बहुत दिनों से उनके मन में उमड़ घुमड़ रहा था। यही बाद में जिंदगी और जोंक शीर्षक से प्रकाशित हुई। कहानी के नव उन्मेष काल में, जो 1950 है, में सक्रिय अमरकांत जी ने स्वतंत्रोत्तर काल के जीवन को न केवल देखा था, भोगा था। भारत राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र जरूर हो चुका था, किंतु आर्थिक दृष्टि से वो अभी भी परतंत्र था। पूंजीवाद के अविकसित होने से सामंतवाद अधिक उभर कर सशक्त हो गया था। निर्धन जनता इस सशक्त सामंतवाद के जुल्मों के नीचे पिस रही थी। इस को हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि एक लोकोक्ति है, नीच और नींबू को निचोड़ने से ही रस निकलता है। यह लोकोक्ति दूषित अमानवीय सामाजिक व्यवस्था को रेखांकित करती है। ये वो व्यवस्था है जहां पर निम्न वर्ग जीना चाहता है और समर्थ वर्ग उसे जीने नहीं देना चाहता। वो नींबू की तरह उसे निरंतर निचोड़ता ही रहता है जब तक उसका प्राण ना निकल जाए। अशिक्षित निर्धन व्यक्ति को पशु सदृश मानकर वो उसका निरंतर शोषण करता रहता है और उसके पूर्णतः नष्ट होने पर ही उसे चैन मिलता है। अतः उसके प्रति वो इतना निर्मम हो जाता है, इतना क्रूर हो जाता है कि वो उसे मनुष्य की श्रेणी में भी रखना पसंद नहीं करता। इस कहानी का केंद्र पात्र रजुआ इसी निम्न निर्धन वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य वर्ग से घिरे समाज में एक खंडहर में अचानक एक दिन रजुआ की नाट्य उपस्थिति सब लोगों के मन में जिज्ञासा, संशय, भय को उत्पन्न कर देती है। कहां से आया, क्यों आया,
किसका क्या चुराने आया है, ये भय चारों ओर फैल गया। रजवा युवा था और खोटा था। कहानी का प्रारंभ उसकी आकस्मिक उपस्थिति के अंकन के माध्यम से हुआ है। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लिपटा चित पड़ा था, जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो, अथवा दक्षिण भारत का कोई भूला भटका साधु निश्चित स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर प्राणायाम कर रहा है। कहानी मैं की शैली में रची गई है। शिवनाथ बाबू के घर के सामने एकत्रित भीड़ और शोर ने लेखक का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। उन्होंने देखा कि उनका लड़का खंडर वाले इस भिखमंगे के हाथ को पीछे से पकड़े हुए था और कुछ व्यक्ति उसे निर्ममता से पीट रहे थे। उस पर शंभुनाथ के घर से साड़ी चुराने का आरोप था। किसी ने भी वास्तविकता को जानने का प्रयास नहीं किया। एक दूसरे को देखकर रजवा को चोर मानकर उसे सजा देने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आने लगे। प्राकृतिक प्रकोप से निरर्थक तो वह पहले से ही था। अब इस मानवीय करुणा से भी रजवा वंचित हो चुका था और सर्वत्र उपहास का पात्र बन गया था। पिटते हुए वो निरंतर मैं बरई हूं, मैं बरई हूं चिल्ला रहा था, जैसे बरई चोर नहीं हो सकते। राम जी के पुत्र शंभू ने उसे जूतों से मार मार कर बेहाल कर दिया था। विडंबना ये होती है कि जिस साड़ी को चुराने का आरोप रजवा पर लगा था, वो साड़ी शिवनाथ जी के घर में ही मिल जाती है, किंतु वो लज्जित नहीं होते, ना इस बात की स्वीकारोक्ति करते हैं। इसके विपरीत वो रजवा को छोड़ने का मानो उस पर एहसान लादते हुए कहते हैं, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं, साला काफी पा चुका है, आइंदा ऐसे करते चेतेगा। अंत में वो कथा कथक के सामने इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि उनकी साड़ी उनके घर में ही मिल गई थी। वे कहते हैं, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई है, पर कोई बात नहीं, चोर सियार डांट डपट पाते ही रहते हैं। अरे इस पर क्या पड़ी है, चोर चाई तो रात रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते। चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। अमरकांत जी ने ये बताया है कि हमारे अंदर मानवीय संवेदनाएं कितनी मर चुकी हैं कि हम बिना बात पर ही किसी पर भी आरोप लगा देते हैं, सच्चाई नहीं जानना चाहते और उस आरोप की सत्यता को भी स्वीकार नहीं करना चाहते और दूसरे को बिना बात के दंडित कर देते हैं, क्योंकि वह आर्थिक दृष्टि से, पद की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हमसे निम्नतर होता है। बुरी तरह पीटा जाने पर भी रजवा उस मोहल्ले को छोड़ता नहीं है। कारण स्पष्ट है कि उसे वहां पर कभी बासी भात खाने को मिल जाता है, कभी कोई उसे अपना झूठा भोजन खाने के लिए दे देता है और कोई रात की बची हुई रोटी और अचार उसे दे जाता है। साड़ी घर पर मिल गई, इस बात से कुछ लोग परिचित हो जाते हैं
और उनकी सहानुभूति का केंद्र रजवा बन जाता है। रजवा इस बात का लाभ उठाने की कोशिश करता है और वो खंडर को छोड़कर किसी के ओसारे या दालान में सोने और बैठने लगता है। लोग उससे अपने घर का छोटा मोटा काम कराने लगते हैं और उसके बदले में उसे खाने पीने का सामान दे देते हैं। शिवनाथ के यहाँ वो नहीं जाता, किंतु एक बार शिवनाथ अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले आते हैं और स्थायी रूप से वो वहीं पर रहने लगता है। शिवनाथ उसे कहते हैं, देख बे, तूने चाहे जो भी किया, हमसे तो यह सच नहीं देखा जाता। दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर का जीवन जीता है। आज से इधर उधर भटकना छोड़, आराम से यहीं रहे और दोनों जून भरपेट खा। रजवा पिटाई भूल जाता है, उन्हीं के घर रहने लगता है। शिवनाथ के दादा का नाम गोपाल था, अतः उनके परिवार की स्त्रियां उसका नामकरण रजवा कर देती हैं। शिवनाथ को रजवा के कारण मिली थोड़ी सी सुविधा और बदले में बासी भात और नमक या रोटी अचार देता देखकर मोहल्ले के अन्य लोग ईर्ष्या से भर उठते हैं। उन्हें लगता है कि आजकल जहां नौकर मिलना बहुत बड़ी एक बात हो गई है, वहां इतना सस्ता काम करने वाला व्यक्ति शिवनाथ को ही क्यों मिले, और वो रजवा को बहला फुसलाकर अपने काम भी कराने लगते हैं। रजवा भी कम नहीं है, वो शिवनाथ बाबू से छुपकर दूसरों का काम करने लगता है और इस बात से कभी कभी शिवनाथ बाबू उसकी पिटाई भी कर देते हैं। अमरकांत गहरे दायित्व बोध से युक्त कहानियां लिखते थे। उनका कथ्य सामान्यतः वही होता था जिसकी उन्हें समझ थी और इसीलिए उनकी कहानियां अपने पाठकों पर अपना गहरा प्रभाव अंकित करने में समर्थ रहती हैं। उनके द्वारा चित्रित जीवन की विभिन्न परिस्थितियां, घटनाएं, पात्रों के रंग, उनकी रेखाएं सभी सजीव और यथार्थ हैं। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति रजवा को 2-4 रुपए देकर स्थायी रूप से नौकर रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कालांतर में उसे हैजा हो जाता है और वो शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाता है। इतना दुर्बल हो जाता है कि वो 24 घंटे किसी का काम करने का दायित्व नहीं उठा सकता था। 20, 25, 50 गगरे पानी भी लाकर नहीं दे सकता था और इतना भी वो दुर्बल था कि बाजार जाकर भागकर वो सामान भी नहीं ला सकता था। इसलिए लोग उससे हल्का फुल्का काम कराकर ही संतुष्टि का अनुभव कर लेते थे। उसका समाजीकरण हो गया था, वो सारे मोहल्ले का नौकर बन गया था। खाने सोने के लिए किसी के भी घर के बाहर की जमीन उसे सहज रूप में उपलब्ध थी। लोग नौकर न टिकने के कारण उसे भगवान का वरदान मानने लगे थे और वे उसे देते भी क्या थे। बासी रोटी, चावल, भुना चना या अगर सत्तू मिल जाए तब तो रजवा प्रसन्नता से भर उठता था और सुअर की भांति चापुड़ चापुड़ करके उसे खाने लगता था। खाना ना होने पर 2-4 पैसे उसे दे दिए जाते थे। मोटा पुराना कच्चा चावल लेकर भी वो संतुष्ट हो जाता था और 4-6 आलू पाकर खुशी से
झूमने लगता था। इसीलिए लोग उसे स्थायी रूप में ना रखकर दिहाड़ी पर काम कराकर अधिक खुश थे। अमरकांची ने लिखा है, रजवा के लिए छोटे मोटे कामों की कमी ना थी। किसी के यहाँ खा पी कर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सो रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुंह जोहते। नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक टिकते नहीं थे और वे भाग भाग कर रिक्शे चलाने लगते या किसी मिल या कारखाने में काम करने लगते। 2-4 व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर थे। आगे उन्होंने लिखा है, इस स्थिति में रजवा का आगमन जैसे भगवान का वरदान था। रजवा अनाथ था, रामपुर का रहने वाला था। टाउन में पिता और अपनी 2 बहनों को खोने के उपरांत लावारिस सा इधर उधर घूमने लगा था। हाथ पैर की हड्डियां जैसे पतली पतली हो गई थी। पेट हड्डियों की तरह फूल चुका था। लोग उससे काम लेने के अतिरिक्त हंसी मजाक थोड़ा बहुत कर लेते थे और इसलिए वो उनकी आत्मीयता को पाकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ढीठ भी हो गया था। विवेच्य कहानी परिवेशगत उस सच्चाई को पाठकों के सामने मूर्त करती है जिसमें रहने वाला एक सीधा सादा आदमी भी धूर्त, काया और दयनीय बन जाता है। सभी सिद्धांत, आदर्श और मानवीय मूल्य एक एक करके ध्वस्त होते जाते हैं। अमरकांची की अभावों के समय भी लेखनी निरस्त नहीं हुई। लेखन उनके और उनके परिवार के लिए एक अनिवार्यता के रूप में उभरा। लेखन ने उनके रचनाकार को इतना तपाया कि वे मानवीय संवेदनाओं और व्यापक सहानुभूति की समझ को गहराई तक उसके महत्व को समझने लगे थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी सारी कहानियों में ये मानवीय संवेदना और सहानुभूति सर्वत्र दिखाई देती है। इस कहानी में भी लेखकीय सहानुभूति और मानवीय संवेदना का पात्र रजवा है। उसके माध्यम से संपूर्ण निम्न वर्ग की एक खरी बेलौस तस्वीर अमरकांची ने अंकित की है। सभी घटनाएं और पात्र सामान्य हैं। रजवा द्वारा संपूर्ण परिवेश और वर्ग की प्रतिक्रियाओं का अंकन किया गया है, जिससे एक व्यक्ति रजवा की कहानी पूरे वर्ग की कहानी बनकर पाठकों को झंझोड़ती है। रजवा प्रेमचंद की कफन कहानी के घीसू और माधव का सजातीय बन जाता है। जिंदगी उसे पीसती है, पर वो उससे कहीं ना कहीं चिपटा रहता है। जीने भर को उसमें से थोड़ा थोड़ा रस निकालता रहता है। जिंदगी और रजवा दोनों एक दूसरे को चूसते हैं। हैजे से ग्रस्त होने पर भिन भिनाता हुआ रजवा अस्पताल में रहकर दोबारा से खंडर में रहने लगता है। हैजे से बच जाता है, खुजली होने से बच जाता है और ये उसके अंदर जीवित रहने की जिजीविषा ही तो है। घीसू और माधव की तरह वो भी तुच्छ है, करुणा का पात्र है। जहां घीसू और माधव बुधिया के कफन के लिए एकत्रित किए गए पैसों से भरपेट भोजन करते हैं, शराब पीते हैं, तृप्त होने पर
नाचते हैं, गाते हैं, मृतक बुद्धिया को ढेरों ढेर आशीष देते हैं और उसके स्वर्ग जाने की कल्पना करने लगते हैं, दर्शन भगाते हैं और ये सोचते हैं कोई बात नहीं, उसके कफन दफन के लिए दोबारा से प्रबंध हो जाएगा। वहीं अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोक का रजवा भी घीसू और माधव से कम काइया नहीं है। वो जानता है उसे किससे कितना दबना है, क्यों दबना है और कहां वो विरोध बता सकता है। अमरकांत ने उसकी छवि को अंकित करते हुए लिखा है, उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोक की तरह चिपका था। लेकिन जोक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका? क्यों जी रहा था, किसके लिए जी रहा था, ना वो जानता था, ना जिंदगी जान रही थी और ना अमरकांत जान रहे थे। क्योंकि रजवा जैसे लोग इस समाज में हमें सर्वत्र फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, जो जिंदगी के साथ जोक की तरह से चिपके हुए हैं। जिंदगी निरंतर उन्हें अपने से अलग करने का प्रयास करती है, निरंतर संघर्ष देती है, कष्ट देती है, निरंतर वो संघर्षों से जूझते रहते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं। अपने मोहल्ले की छोटी बड़ी औरतों के साथ रजवा देवर का संबंध बना लेता है, उनकी छिड़कनी को प्रसन्नता के साथ ढेंचू ढेंचू करके किलकारी मारकर ओढ़ लेता है। लेखक ने उसकी उपमा गधा, सुअर, कुत्ते की तरह से दी है, क्योंकि इस तरह के पात्रों और इस तरह के निम्न वर्गीय लोगों का जीवन पशुवत ही रहता है। वो चाहकर भी उससे उबर नहीं पाते हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम इसी कहानी में को आगे बढ़ाएंगे और इसके अतिरिक्त हम इनकी एक और रचना के माध्यम से भी, जिसका नाम है डिप्टी कलेक्टर, उसके माध्यम से भी हम अमरकांत के कथ्य और शिल्प को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।